क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है स्टीप स्लोप में, एस नॉट इज ग्रेटर देन एस सी होगा। माइल्ड स्लोप की कंडीशन लिखो, क्या होगा? एस नॉट इज लेस देन क्या होगा? एस सी। तो वाई नॉट इज क्या होगा? ग्रेटर देन वाई सी। अब इसके लिए आपको एनडीएल और क्या बनाना है? सीडीएल बनाना है। ये क्या बताता है? वाई सी क्या बताता है? सीडीएल को बताता है। और वाई नोट किसको बताता है? नॉर्मल डेप्थ लाइन। तो वाई सी ग्रेटर है, यानी इसका मतलब है क्रिटिकल डेप्थ लाइन क्या होगी? ये सीडीएल हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी? नॉर्मल डेप्थ लाइन। अब इसका बनाओ, ये चैनल बॉटम है, यहां पर देखो वाई नॉट इज ग्रेटर देन वाई सी, यानी एनडीएल ऊपर है और सीडीएल नीचे। तो एनडीएल बनाओ, ये बन गया एनडीएल, ये बन गया इसका सीडीएल। प्रोफाइल भी बना सकते हैं, मैंने बोला भी था आपको, होमवर्क भी दिया था कि इसकी प्रोफाइल बनाकर लाना। 5 पॉइंट लिखाए आपको, कल लिखाए थे। पहला पॉइंट क्या लिखाया था कि इंफिनिटी पर इंफिनिटी वाई इंफिनिटी पर वाटर प्रोफाइल क्या बनाएगा? स्लोप, चैनल बॉटम का स्लोप बनाएगा। अगर वो सीडीएल पर मिलता है तो सीडीएल पर कैसे मिलेगा? ऑर्थोगोनली। अगर एनडीएल पर मिलता है तो एनडीएल पर कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? एसिम्प्टोटिकली। तो यहां से सीधे इधर 1 प्रोफाइल बनेगी, इधर 2 और इधर 3। तो ये कौन सी है आपकी स्टीप प्रोफाइल? स्टीप स्लोप के लिए तो सीडीएल पर ये क्या होगा? पहली प्रोफाइल हमेशा राइजिंग प्रोफाइल होती है, फर्स्ट प्रोफाइल हमेशा राइजिंग। तो यहां से राइज करेगा, कैसे राइज करेगा? ऐसे राइज करेगा, और ये लास्ट में क्या बनाएगा? ये एंगल क्या बनाएगा? यहां पर इंफिनिटी पर एस नॉट बनाएगा। ये एंगल क्या हो गया इसका? 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए कि सेकंड प्रोफाइल जो है फॉलिंग प्रोफाइल बनेगी, तो कैसे मिलेगी एनडीएल पर? ये कैसे मिल रही है? तो ये कैसे जाएगी? एसिम्प्टोट। और ये जो है कैसे मिलेगा इस पे? और ये कैसी होगी? राइजिंग प्रोफाइल। तो ये S1 हो गई, ये S2 हो गई, और ये S3 प्रोफाइल हो गई। S2 S3 यहां पर कहीं देखिए, यहां पर अगर मैं देखता हूं तो कंडीशन क्या लिखूंगा कि यहां पर YC जो है वो ग्रेटर देन है Y से, और Y ग्रेटर देन है किससे? Y नॉट से। अगर YC हमेशा बड़ा होगा डेप्थ ऑफ फ्लो से, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? कौन सी कंडीशन होगी? सुपर। अगर ये सुपर क्रिटिकल है तो ये भी सुपर क्रिटिकल होगी कि नहीं? तो इधर ये वाली प्रोफाइल भी आपकी क्या होगी? सुपर क्रिटिकल। तो ये दोनों सुपर क्रिटिकल हो गए। अब यहां पर आ जाओ, एनडीएल पर कैसे मीट करेगा? एनडीएल पर कैसे मीट करेगा? 1 प्रोफाइल राइजिंग होती है, कैसे मीट करेगा? एसिम्प्टोटिकली। तो इस तरीके से, और लास्ट में ये कितना एंगल बनाएगा? एस नॉट। सीडीएल पर कैसे मीट करेगा? ये ऑर्थोगोनली। ये क्या हो गई इसकी? M1 प्रोफाइल, ये M2 प्रोफाइल, और यहां पर ये क्या कैसे मीट करेगा? तो ये हो गई M3 प्रोफाइल। अब देखो एनडीएल ऊपर है, सीडीएल से ऊपर डेप्थ होगी, तो वो हमेशा सुपर। इधर देखो, इधर आपका जो है ये सब क्रिटिकल है, यहां फ्लो सब क्रिटिकल है, इधर भी फ्लो क्या है? सब क्रिटिकल है, और इधर फ्लो क्या होगा? सुपर क्रिटिकल। यहां पर देखो तो ये इस वाली 1 प्रोफाइल में क्या है? सब क्रिटिकल है। तो बताओ आंसर क्या हो गया उसका? M2 M3 एंड S2 S3 एंड M3। तो पूछा गया था आपके पास कि क्रिटिकल फ्लो किसमें होगा, तो किसमें होगा? S2 S3 एंड M3 में। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे आप, स्टेडी रैपिडली वैरिड फ्लो। और इसको क्या बोलते हैं? स्टेडी रैपिडली वैरिड फ्लो को एग्जांपल क्या दिया था आपको? हाँ जी, तो ब्रैकेट में लिखना हाइड्रोलिक जंप। स्टेडी स्टेडी रैपिडली वैरिड फ्लो, ये हम पढ़ रहे हैं यहां पर हाइड्रोलिक जंप।
हाइड्रोलिक जंप कल मैंने बनाया था इसका डायग्राम। ये कोई चैनल है, इस चैनल के थ्रू फ्लो हो रहा है और फ्लो कैसा है, यूनिफॉर्म है। फ्लो कैसा है, तभी आपका स्टेडी आरबीएफ बन पाएगा जब फ्लो इनिशियली क्या हो, उसमें यूनिफॉर्म हो। तो फ्लो यूनिफॉर्म है और यहां पर हम क्या करते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन यहां पर चैनल में हम क्रिएट करते हैं। इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, हाँ जी, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, यहां पर जो है डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज करने लग जाएगी, डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज करने लग जाएगी। और डेप्थ ऑफ वाटर जैसे इस वेयर के ऊपर से डेप्थ ऑफ वाटर फॉल करेगा तो यहां पर जो है डेप्थ ऑफ वाटर हमारे पास y1 होगी और सडनली यहां से डेप्थ ऑफ वाटर जो है चेंज होगी और वो चेंज होगी कितने, y2। और यहां पर फॉर्मेशन होगा किसका, यहां पर फॉर्मेशन होगा हाइड्रोलिक जंप का। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप का। यहां पर देखिए डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है, कम है और डेप्थ ऑफ फ्लो यहां पर क्या है, ज्यादा है। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो कम है तो यहां पर फ्राउड नंबर की वैल्यू जो है वो क्या होगी, एफआर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी। FR1 की वैल्यू क्या होगी और यहां पर क्या होगी, FR1, FR की वैल्यू FR2 ये लेस देन क्या होगी, 1 होगी। तो यहां पर फ्लो क्या है, बताएं भाई, यहां पर फ्लो क्या है, सुपर क्रिटिकल। और यहां पर फ्लो क्या है, जहां पर भी सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो से मीट करता है तो हाइड्रोलिक जंप का निर्माण होता है। समझ गए, जहां पर भी सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो से मीट करता है तो हाइड्रोलिक जंप का निर्माण होता है, तो हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होता है। और इसको बोला जाता है, यहां से यहां तक की लेंथ को बोला जाता है लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। तो हाइड्रोलिक जंप की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है और हाइड्रोलिक जंप से 2 क्वेश्चन अल्टीमेटली आपके यहां पूछे जाने हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक जंप। तो ये डायग्राम बना लीजिए और एक जो है इसकी छोटी सी डेफिनेशन मैं आप लोग को लिखा लेता हूं। Hydraulic jump is a standing wave. Hydraulic jump is a standing wave formed when supercritical flow meets the subcritical flow. Formed when supercritical flow meets the subcritical flow. क्या इसकी एप्लीकेशन बता सकते हैं आप, हाइड्रोलिक जंप आप फॉर्म कराते हैं, क्यों फॉर्म कराते हैं, कहां पर इसकी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, एनर्जी कहां पर, फॉल्स में, स्पिलवे में एनर्जी डिसिपेशन का काम जो है वो कौन करता है, हाइड्रोलिक जंप करता है। तो वहां पर हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन हम करवाते हैं, किसके लिए करवाते हैं, ताकि वहां पर क्या हो, एनर्जी डिसिपेट हो सके। ठीक है, क्लियर है। तो एप्लीकेशन लिखेंगे इसकी। और दूसरी एप्लीकेशन क्या है भाई इसकी, दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि देखो यहां पर जिगजैग मोशन हो रहा है, जिगजैग हम जो है किसी वाटर में कलर ऐड कर दें और वहां पर हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन करा दें तो वो कलर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। तो यानी इसको जो है केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल को मिक्स करने के काम आता है, या डाइंग इंडस्ट्री में किसके लिए, कलर मिक्स करने के काम आता है। तो 2 एप्लीकेशन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जो है एनर्जी डिसिपेशन, काइनेटिक एनर्जी डिसिपेशन, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिसिपेशन
in spillways, kinetic energy dissipation in spillways and falls, canal falls. दूसरा, मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स इन केमिकल इंडस्ट्री, मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स इन केमिकल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल में डाइंग इंडस्ट्री लिख सकते हैं, डाई करते हैं ना कपड़ों पर, तो वो उसमें क्या यूज किया जाता है, वाटर में यूनिफॉर्मली कलर मिलाया जाता है, और डाइंग इंडस्ट्री इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। सर कल 3.3 और 3 होता है, हाँ जी हो गया, दो इसके मोस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसकी एनालिसिस हम करेंगे, पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मान लीजिए आपकी एनर्जी जो है वो वाटर के पास एनर्जी कितनी थी, E1 एनर्जी थी, और यहां पर एनर्जी कितनी है, E2। तो अगर हम E2 माइनस E1 निकालेंगे तो एनर्जी का यहां पर क्या होगा, E2 जो है वो लेस देन होगा E1 से। क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो एनर्जी का लॉस हुआ है तो एनर्जी तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो कैसे जो है एनर्जी डिसिपेट हुई होगी, हाँ जी कैसे एनर्जी डिसिपेट हुई होगी, अरे भाई जो वाटर की एनर्जी यहां पर होनी चाहिए थी वही तो यहां पर होगी, बट कैसे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो गई, हाँ जी वहां पर कुछ एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किसमें, हीट एनर्जी में क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई हीट एनर्जी, और हीट जो है सराउंडिंग में चली गई। तो जब हीट सराउंडिंग में चली जाएगी तो नेट एनर्जी जो बचेगी हमारे पास यहां पर वाटर की, वो क्या होगी, कम होगी। तो इसी एनर्जी डिसिपेशन के लिए तो यहां पर कितना लॉस आ रहा है, एनर्जी का, वो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनर्जी लॉस थ्रू हाइड्रोलिक जंप, तो EL आता है, और EL जो है ये डिपेंड करता है कि ये इन Y1 एंड Y2 को हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंट डेप्थ, क्या बोलते हैं, सिक्वेंट डेप्थ। तो ये हाइड्रोलिक जंप में जो एनर्जी लॉस होगी वो किस बात पर निर्भर करेगा, इन सिक्वेंट डेप्थ पर निर्भर करेगा। तो ये EL जो है ये क्या होगा, Y2 माइनस Y1 की पावर 3 डिवाइड बाई 4 Y1 इंटू Y2। ये जो है एनर्जी लॉस थ्रू क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप, किस पर, Y1 एंड Y2 जो है इसकी क्या है, सिक्वेंट डेप्थ है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपका नोट पॉइंट भी होना चाहिए। जब हाइड्रोलिक जंप का निर्माण होता है तो हाइड्रोलिक जंप के निर्माण में जो है वो एनर्जी का तो क्या हो गया, लॉस हो गया। जब एनर्जी का लॉस हो गया तो यानी इसका मतलब है स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो दोनों पॉइंट पे क्या होती है, चेंज होती है, होगी कि नहीं। जब यहां पर एनर्जी E1 है, यहां पर एनर्जी E2 है, तो एनर्जी में चेंज हो रहा है। जब एनर्जी में चेंज हो रहा है तो स्पेसिफिक एनर्जी में भी चेंज होगा। जब स्पेसिफिक एनर्जी में चेंज होगा और सिर्फ यहां पर स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट पॉइंट आप लिखेंगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप specific energy changes but specific force remains constant। हाइड्रोलिक जंप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्पेसिफिक एनर्जी चेंज होता है बट क्या हो रहा है, स्पेसिफिक फोर्स जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है, 2 पॉइंट लिखा दिए मैंने। तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको यहां पर Y2 और Y1 का रेशियो, जिसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंट डेप्थ का रेशियो के लिए एक फॉर्म जो है हमको इक्वेशन मिलती है जिसको बेलेंगर मोमेंटम इक्वेशन बोलते हैं। बेलेंगर मोमेंटम इक्वेशन,
बेलेंगर मोमेंटम इक्वेशन। ये बेलेंगर मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है? ये सीक्वेंट डेप्थ का रेशियो होता है। आपको पता है कि FR1 जब है तो डेप्थ क्या है? Y1। FR2 जब Y2 है तो Y2 पर जो है वो आपका क्या फ्राउड नंबर कौन सा होगा? FR2। तो अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, Y2 अपॉन Y1 का डेप्थ का हम रेशियो अगर लेते हैं, Y2 अपॉन Y1 सीक्वेंट डेप्थ का रेशियो है। Y1 एंड Y2 को क्या बोलते हैं? सीक्वेंट डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। तो ये आपका जो है क्या बनता है? ये हाफ -1 प्लस √1 प्लस 8। यहां पर देखिए, जो यहां पर क्या होगा? ये Y1, उसी का यहां पर क्या आएगा? ये फ्राउड नंबर आएगा। तो फ्राउड नंबर यहां पर क्या आएगा? FR2 का FR1 का स्क्वायर। एक ये इक्वेशन हो गई। दूसरी, आप Y1 अपॉन Y2 लिख सकते हो। हाँ जी, Y1 अपॉन Y2 अगर लिखेंगे तो Y1 अपॉन Y2 क्या होगा? वही हाफ -1 प्लस √1 प्लस 8। यहां पर क्या आ जाएगा? जो इसका 2, तो 2 का क्या आ जाएगा यहां पर? ये फ्राउड नंबर। तो ये वैल्यू यहां पर क्या आएगी? FR2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन जो है, ये दो इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इन इक्वेशन को बोला जाता है रेशियो ऑफ सीक्वेंट डेप्थ, जो कि आपकी कौन सी इक्वेशन बनती है? बेलेंगर्स मोमेंटम इक्वेशन। तो लिख लीजिए, रेशियो ऑफ सीक्वेंट डेप्थ। नहीं, यहां पर जो है FR2 की क्या बोल रहे हैं आप? FR2 की वैल्यू 1 से भी कम। तो ये आपके पास दे रखी होगी, आप अज्यूम नहीं करेंगे। हाँ जी, नहीं दी होगी तो आपसे पूछेगा भी नहीं। आप सेमेस्टर एग्जाम नहीं दे रहे हो, MCQ जो है होगा वो MCQ इसी पर डिपेंड करेगा कि आपके पास FR1 की वैल्यू है, FR2 की वैल्यू है। वहां पर एजम्पशन का कोई भी रोल नहीं है। क्या बोलोगे कि भाई यहां पर तो क्या होना चाहिए? सब क्रिटिकल, तो 1 से कम कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, और यहां पर सुपर क्रिटिकल होगी तो 1 से ऊपर कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपको अगर वैल्यू दे रखी, आपको Y2 Y1 की वैल्यू दे रखी होगी, आपसे पूछेगा कि आपको क्रिटिकल कंडीशन के लिए, क्रिटिकल जो है आपके फ्लो के लिए, आपको उसके लिए फ्राउड नंबर की वैल्यू निकालनी है। तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? बताओ, क्या पूछा है कि आपको क्रिटिकल फ्लो के लिए FR की वैल्यू निकालनी है, फ्राउड नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? जहां पर FR1 लिखा हो, तो FR1 कहां पर है? जहां पर Y2 अपॉन Y1 होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? कौन सा? ये Y2 अपॉन Y1। आपसे पूछ लेगा कि आपको सब क्रिटिकल कंडीशन में आपको फ्राउड नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सब क्रिटिकल कहां पर होगा फ्लो? जब वो Y2 डेप्थ को गेन कर लेगा, और Y2 डेप्थ पे जो फ्राउड नंबर की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो लेस देन 1 होगी। तो यानी इसका मतलब है कि आप ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसे दिया गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, थर्ड यहां पर होगा रिलेशन बिटवीन FR1 एंड FR2। रिलेशन बिटवीन FR1 एंड FR2। रिलेशन बिटवीन FR1 एंड FR2। देखो, इसको भी याद करने का तरीका, और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर्मूला कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, पर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या होगा अगर यहां पर FR1 का स्क्वायर आप लिखोगे? ठीक है, तो यहां पर न्यूमिनेटर में जो है FR2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और FR2 का स्क्वायर होगा, और यहां पर ये हाफ इंटू -1 प्लस 1 प्लस 8, यहां पर भी यही आएगा, जो कौन सा होगा? FR2 का स्क्वायर, इसका होल क्यूब। क्लियर है? तो यहां से FR1 FR2 में रिलेशन हम निकाल सकते हैं, क्या होगा? FR1 का स्क्वायर इज इक्वल टू FR2 का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आपने पीछे लिखा था किसमें? Y2 अपॉन Y1 के रेशियो में लिखा था, तो हाफ ऑफ -1 प्लस
√1 + 8 FR2 का स्क्वायर, या FR2 लिखेंगे, या इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके, क्योंकि ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरीके से। अब देखो 1/2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 आएगा कि नहीं, और 1/8 को ऊपर लेके जाएंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा। तो कैसा फॉर्मूला बन जाएगा ये, FR1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 FR2 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा ये, -1 प्लस √1 + 8 FR2 का स्क्वायर की पावर 3 होगा कि नहीं। ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम ही है। सिर्फ मैंने क्या चेंज किया, यहां पर 1/2 को ऊपर लिख दिया, 1/2 का क्यूब लिखा, तो 1/2 का क्यूब क्या होगा 1/8, और 1/8 को 8 ऊपर ले गया तो यहां पर क्या होगा 8 FR2 का स्क्वायर। दूसरा, अगर आपको क्या चाहिए, FR2 का स्क्वायर चाहिए, तो ऊपर क्या लिखेंगे आप, FR1 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ -1 + 1 + 8 FR1 का स्क्वायर की पावर 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये FR2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 FR1 का स्क्वायर इंटू -1 + 1 + 8 FR1 का स्क्वायर की पावर 3। ये जो दो फॉर्मूले भी सेम हैं, ठीक है। ये रिलेशन आता है किस किस के बीच, FR1 एंड FR2 के बीच। FR1 FR2 क्या है भाई, फ्राउड नंबर एट क्रिटिकल सेक्शन, सुपर क्रिटिकल सेक्शन, और फ्राउड नंबर एट सब क्रिटिकल सेक्शन। हाँ जी, हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है, ये कौन सा है, चौथा। नेक्स्ट है पांचवा, हाइट ऑफ जंप। हाइट ऑफ जंप क्या होता है भाई, हाइट ऑफ जंप जो है डिफरेंस बिटवीन टू सीक्वेंट डेप्थ। क्या होती है हाइट ऑफ जंप, डिफरेंस बिटवीन टू सीक्वेंट डेप्थ y2 - y1, इसको बोला जाता है हाइट ऑफ जंप, ठीक है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ जंप। लेंथ ऑफ जंप ये 5 to 7 टाइम्स होता है, किसके, 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द जंप, 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द जंप। ये जो है हाइड्रोलिक जंप की क्या होती है, लेंथ होती है। क्लियर है। और सातवां, जहां से एक क्वेश्चन जरूर दिखता है, और वो है टाइप ऑफ हाइड्रोलिक जंप। टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप।
ये किस पर बेस्ड होता है? ये आपका किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन FR1। FR1 का मतलब क्या है कि जो सुपर क्रिटिकल कंडीशन होगी तो सुपर क्रिटिकल कंडीशन में प्राउड नंबर की वैल्यू कितनी होती है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई? हाँ जी, U, V और C ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। U, V, C, U, V और C ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। U4 अंडुलर, V4 वीक, O4 ऑसिलेटिंग, S4 स्टेडी एंड S4 स्ट्रॉन्ग। अगर यहां पर FR की वैल्यू जो है कितनी है? 1 से लेकर 1.7 है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अंडुलर वीक, अंडुलर जंप। वीक जंप में FR की वैल्यू जो है 1.7 से लेकर 2.5 होती है। ऑसिलेटिंग में FR की वैल्यू जो है 2.5 से लेकर 4.5 होती है, और स्टीडी में FR की वैल्यू जो है वो 4.5 से 9 के बीच होगी, और स्ट्रॉन्ग में FR की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 9 होती है। तो इस तरीके से यहां पर हाइड्रोलिक जंप को क्लासिफाई किया जाता है। हो गया? हाँ जी, क्लियर है? तो यहीं पर ये कंप्लीट होता है आपका हाइड्रोलिक जंप। देखो, हाइड्रोलिक जंप में 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 की पावर 3 डिवाइड बाई 4y1 इंटू y2। सेकेंड, बेलिंगर मोमेंटम इक्वेशन, तो बेलिंगर मोमेंटम इक्वेशन y2 अपॉन y1 इंटू इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 FR, जो नीचे था डिनोमिनेटर में वही FR आ जाएगा। तो FR 1 उधर था, y1 था, तो यहां पर क्या आ जाएगा? FR1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से जो है y1 अपॉन y2 के लिए आप जो है बेलिंगर मोमेंटम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा है FR1 और FR2 में रिलेशन, तो मैंने क्या बोला? FR1 का स्क्वायर, तो उधर क्या आ जाएगा? FR2 का, और नीचे जो है आपका क्या लिखेंगे? जो बेलिंगर मोमेंटम इक्वेशन में लिखी है जिसमें FR2 होगा, जो न्यूमिनेटर में होता वही डिनोमिनेटर में आएगा, तो वो क्या होगा? हाफ ऑफ इंटू -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 FR2 का स्क्वायर की पावर क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, तो 1/2 को हटाओ तो ऊपर क्या आ जाएगा? 8 FR1 FR2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ द जंप क्या होती है? हाइट ऑफ द जंप डिफरेंस बिटवीन टू सीक्वेंट डेप्थ y2 माइनस y1। लेंथ ऑफ द जंप कितनी होती है? हाँ जी, लेंथ ऑफ द जंप 5 to 7 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द जंप। क्लियर है? और लास्ट हम क्या करते हैं? इसको क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पर? फ्राउड नंबर के बेसिस पर। कौन सा होता है? अंडुलर, जो है वीक, ओसिलेटिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टीडी एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ आपका स्टीडी RBF। नेक्स्ट है अनस्टीडी RBF। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अनस्टीडी RBF। अनस्टीडी रैपिडली वैरिड फ्लो, अनस्टीडी रैपिडली वैरिड फ्लो, और इसी को बोला जाता है सर्ज। क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है सर्ज। सर्ज क्या होता है भाई? सर्ज एक मूविंग वेव है या मूविंग हाइड्रोलिक जंप होता है। क्या होता है सर्ज? सर्ज एक मूविंग वेव या मूविंग हाइड्रोलिक जंप होता है, जो जिसका निर्माण कैसे होता है? जहां पर हम सडन क्लोजिंग एंड सडन ओपनिंग ऑफ गेट करते हैं।
ठीक है, सडन ओपनिंग एंड सडन क्लोजिंग। जैसे जैसे कि आपका जो है बैराज का गेट है, तो बैराज के गेट को एकदम से खोल दिया जाएगा तो पानी एकदम से जो है वेव के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर उसी इस बैराज के गेट को सडनली बंद किया जाएगा तो पीछे की तरफ क्या होगा, पीछे और आगे की तरफ जो है दोनों तरफ क्या होगा, वेव का निर्माण होगा। और वो वेव कैसी होगी, वो वेव जो है मूविंग वेव होती है, और उसी मूविंग वेव को क्या बोला जाता है, उसी मूविंग वेव को सर्ज बोला जाता है। सर्ज पॉजिटिव होगा और सर्ज नेगेटिव भी होता है। सर्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, यह डिपेंड करता है कि आप सडन क्लोजिंग सडन ओपनिंग गेट की कर रहे हैं तो हाइट ऑफ द वाटर इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज करेगी तो पॉजिटिव सर्ज बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव सर्ज। तो जैसे आपने सडन ओपनिंग की गेट की तो गेट के आगे डेप्थ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इंक्रीज। तो यानी इधर जो है वो कौन सा सर्ज बनेगा, तो पीछे जो है डेप्थ डिक्रीज करेगी। तो जब पीछे डिक्रीज करेगी तो पीछे भी एक मूविंग वेव बनेगी, और उस मूविंग वेव, वो मूविंग वेव जो है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। जैसे ही आपने सडन क्लोज किया तो सडन क्लोज करने पर इधर डेप्थ क्या होगी, डाउनस्ट्रीम में डेप्थ क्या हो गई, घट गई, तो यहां पर नेगेटिव वेव बनेगी। और इधर डेप्थ एकदम से सडन इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वेव। तो सर्ज आपकी दो तरीके की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डिपेंड करता है कि वाटर डेप्थ कहां पर इंक्रीज कर रही है। ये कहां कहां पर ऑब्जर्व किया जाता है, एक सडन ओपनिंग सडन क्लोजिंग में आपने बोल दिया। आप एकदम से पंप को ओपन करते हैं, कौन सा पंप जो आपके घरों में है, एकदम से पंप ओपन करते हैं तो वाटर जो है उसमें एकदम से बहुत तेजी से फ्लो करता है। अब वो तेजी से फ्लो करता है तो वहां पर वो क्या करता है, एक मूविंग वेव का निर्माण करता है। ठीक है, तो जैसे आप क्लोज करेंगे तो क्लोज करने पर भी वो मूविंग वेव का निर्माण करेगा। अब ओपनिंग पे तो क्या हो गया, पॉजिटिव वेव बन जाएगी, क्लोजिंग पे जो है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव वेव। टरबाइन की जब आप लोडिंग करते हैं, टरबाइन की लोडिंग करने का मतलब है कि आपने क्या किया कि वो जो आपके पास पेनिस्टोक है, पेनिस्टोक को आपने ओपन कर दिया। तो जैसे ही पेनिस्टोक को ओपन किया और वो टरबाइन पर स्ट्राइक करेगा तो वहां पर वो वाटर कैसे मूव करेगा, एक वाटर वेव जो है फॉर्म करेगा। और उसके बाद जैसे जैसे वो यूनिफॉर्म होता जाएगा, बाद में जो है वो कंडीशन आपकी कौन सी हो जाएगी, यूनिफॉर्म की। ठीक है, इनिशियली जब लोडिंग करेंगे और उसको अनलोडिंग करेंगे। अनलोडिंग का मतलब है कि पेनिस्टोक को आपने रोक दिया, पेनिस्टोक को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जब पेनिस्टोक को क्लोज कर देंगे तो लास्ट में क्या होगा, वो इधर की तरफ एक वेव का निर्माण करेगी, किधर, पेनिस्टोक की तरफ। अब वो पेनिस्टोक की तरफ जब वेव का निर्माण करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, मूविंग वेव। तो ये एग्जाम्पल क्या है इसका, सडन क्लोजिंग ऑफ गेट एंड सडन ओपनिंग ऑफ गेट। सेकेंड जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, ओपनिंग ऑफ द पंप एंड क्लोजिंग ऑफ द पंप। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द टर्बाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। सर्ज इज ए मूविंग वेव or moving hydraulic jump formed due to sudden rise in depth, oblique fall in depth, and discharge of water. डिस्चार्ज एंड डेप्थ का राइज एंड फॉल होना किसी इंस्ट्रूमेंट में, ये जो है कि किसका निर्माण करता है, मूविंग वेव का। एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मूविंग वेव when gate is suddenly closed or partially opened.
suddenly closed or partially opened. Sorry, partially closed or suddenly opened. Partially closed or suddenly opened. Partially closed or suddenly opened. Next, opening and closing of the pumps. Opening and closing of the pumps. Opening and closing of the pumps. And loading and unloading of the turbines. Loading and unloading of the turbines. Loading and unloading of the turbines. These are of two types. Positive and negative surge. Positive and negative surge. If depth of water increases, then the surge is known as positive surge. If depth of water increases, surge is known as positive surge. Second, if depth of water decreases, ये सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज है, ये सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज, देन द सर्ज इज नोन एज नेगेटिव सर्ज. देखो सर्ज जो है ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में भी ट्रेवल करती है. ये किस बात पर निर्भर करेगा भाई? सर्ज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में. अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब ही आप नहीं समझ पाओगे अभी जब तक मैंने डायग्राम नहीं बनाया. ये क्या है भाई? ये रिवर फ्लो कर रही है और रिवर फ्लो करने पर आपने यहां पर क्या प्रोवाइड किया है? आपने यहां पर गेट प्रोवाइड किया है और गेट की आप क्या कर रहे हैं? सडन ओपनिंग कर रहे हैं. गेट की क्या कर रहे हैं? सडन ओपनिंग कर रहे हैं. तो गेट की क्या कर रहे हैं यहां पर? सडन ओपनिंग. जैसे ही आप सडन ओपनिंग करोगे तो इधर डेप्थ जो है वो सडनली राइज कर जाएगी. हाँ जी, डेप्थ जो है वो सडनली राइज कर जाएगी और इस तरीके से आपके क्या होगी? वेव का निर्माण. जैसे आपने इसको सडनली ओपन किया तो यहां पर डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो घट जाएगा और इधर डायरेक्शन में जो है वो वेव का निर्माण करेगा. तो इधर भी एक वेव का निर्माण होगा और इधर भी एक वेव का निर्माण होगा. अब बताओ ये क्या है? अपस्ट्रीम है और ये क्या है? डाउनस्ट्रीम. अब बताएं अपस्ट्रीम में जो वेव है वो किधर को मूव करेगी? मूविंग अपस्ट्रीम. मूविंग अपस्ट्रीम. जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, जैसे इसको ओपन करोगे तो यहां पर क्या होगा? एकदम से सडनली यहां पर क्या होगी? डेप्थ इंक्रीज करेगी और कुछ वेव जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी और इधर जो है वेव किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मूव करेगी. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको पॉजिटिव सर्ज बोलेंगे या नेगेटिव सर्ज? क्योंकि यहां पर डेप्थ तो क्या हो रही है, तो ये क्या हो गई? नेगेटिव सर्ज. मूविंग अपस्ट्रीम. यहां पर क्या होगी? पॉजिटिव सर्ज बनेगा जो कि कहां पर मूव कर रहा होगा? मूविंग डाउनस्ट्रीम. अब देखें नेक्स्ट कंडीशन. ये किसकी है? सडन ओपनिंग की है. ये क्या है? सडन ओपनिंग. ये आपकी कंडीशन है सडन क्लोजिंग की. जैसे ही सडन इसको पार्शियली क्लोज करेंगे तो इधर डेप्थ क्या होगी? बढ़ जाएगी. इधर डेप्थ क्या होगी? तो इधर जो है आपका क्या होगा?
अब वेव इधर मूव करेगी और इधर भी मूव करेगी, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब बताओ इधर क्या है, तो ये अपस्ट्रीम में और ये क्या है, डाउनस्ट्रीम है। तो यहां पर ये कौन सी पॉजिटिव वेव होगी, मूविंग क्या होगी अपस्ट्रीम, और ये जो है क्या होगी नेगेटिव वेव मूविंग डाउनस्ट्रीम। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सर्ज का आपको ध्यान रखना है। जहां पर डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज करेगी वहां पर पॉजिटिव सर्ज, जहां पर डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीज करेगी वहां पर नेगेटिव सर्ज। अब बताओ कि वेव आप बोलेंगे कि सर ऊपर की तरफ कैसे ट्रेवल करेगी। अब मैंने बोला कि वेव अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ये किस बात पर निर्भर करेगा, बताएं भाई, ये किस बात पर निर्भर करेगा। हाँ जी, सिर्फ क्लोजिंग पे। अरे भाई इनिशियल फ्लो वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करेगा क्या, जिस फ्लो वेलोसिटी से ये वाटर आ रहा होगा उस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो यानी उस पर में और साथ में किस पर, वेलोसिटी ऑफ वेव। जो वेलोसिटी ऑफ वेव का जो किसके साथ, इनिशियल फ्लो वेलोसिटी के साथ क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल फ्लो वेलोसिटी होगी एक, सपोज यहां पर इसकी क्या है इनिशियल फ्लो वेलोसिटी थी और यहां पर क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव VW। तो ये नेट वेलोसिटी यहां पर किसकी दे रही होगी, वेलोसिटी ऑफ वेव की, और उस वेलोसिटी ऑफ वेव को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी। इसको बोला जाता है सिलैरिटी। क्या बोला जाता है, सिलैरिटी। यानी ये डिपेंड करता है कि सिलैरिटी की वैल्यू ज्यादा है या फ्राउड नंबर की। कैसे हम उसको रिलेट करते हैं, मैंने क्या बोला कि यहां पर जो सिलैरिटी है वो वेलोसिटी ऑफ वेव या आपका क्या है इनिशियल फ्लो वेलोसिटी के प्लस होगा या माइनस होगा, किस बात पर निर्भर करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेव पर निर्भर करेगा। इसको बोलते हैं सिलैरिटी। और सिलैरिटी और ये याद नहीं करना आपको V प्लस माइनस V। सिलैरिटी का फॉर्मूला जो है ये रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए √GY होता है। क्या होता है, √GY। GY का मतलब है अगर किसी पॉइंट पर आपको सिलैरिटी निकालनी है तो उस पॉइंट पर डेप्थ उसकी कितनी है, वो अगर आपके पास है तो उसको √GY से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा, सिलैरिटी आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। किस में आ जाएगा, ये क्या आएगा आपका, किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इस चीज को, ये चीज क्लियर है। तो C इज इक्वल टू √GY, इसको बोलते हैं सिलैरिटी। अब आपको पता है कि फ्राउड नंबर जो है V अपॉन √GY होता है, किसके लिए, रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये आपको नॉन रेक्टेंगुलर के नहीं पूछेगा, आपको रेक्टेंगुलर के लिए ही पूछेगा। और रेक्टेंगुलर के लिए FR की वैल्यू V अपॉन GY होती है। तो क्या मैं FR की वैल्यू जो है वो V अपॉन C लिख सकता हूं, हाँ जी, V अपॉन C। V क्या है, ये फ्लो वेलोसिटी है, C क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, पहले सिलैरिटी की डेफिनेशन लिखे, नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज होते जाएंगे। सिलैरिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वेलोसिटी ऑफ वेव का, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी है। तभी मैंने यहां पर क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस माइनस V। प्लस कब होगा भाई, हाँ जी, प्लस कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन, माइनस कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, और यहां पर दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो सिलैरिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं, और रेक्टेंगुलर चैनल के लिए √GY होती है। अब आप यहां से बता सकते हैं कि इस फॉर्मूले से बता सकते हैं कि ये जो सर्ज है अपस्ट्रीम की तरफ ट्रैवल करेगा, डाउनस्ट्रीम की तरफ ट्रैवल करेगा, या ट्रैवल ही नहीं करेगा। वेव, सर्ज का मतलब है वेव ट्रैवल करेगी। अब बताओ, जब
फ्राउड नंबर की वैल्यू अगर मैं फ्राउड नंबर की वैल्यू अगर मैं 1 से ज्यादा रखता हूं, यानी फ्लो कैसा हो, सुपर क्रिटिकल। अगर फ्लो सुपर क्रिटिकल होगा तो क्या होगा भाई, यहां पर मैं C इज इक्वल टू अंडर रूट जी वाई, और जो है फ्राउड नंबर V अपॉन अंडर रूट जी वाई, और इसी को फ्राउड नंबर V अपॉन C यहां पर मैंने बोल दिया। केस 1, फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी कौन सी कंडीशन है, सुपर क्रिटिकल की। अगर ये सुपर क्रिटिकल की होगी तो V अपॉन C ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं, तो V इज ग्रेटर देन 1 C होगा कि नहीं। जब वेलोसिटी, इनिशियल फ्लो वेलोसिटी अधिक होगी, अब बताओ वेव कहां ट्रेवल करेगी। हाँ जी, अरे वे फ्लो वेलोसिटी अधिक है किससे, सिलैरिटी से, तो ये क्या वो अपस्ट्रीम की तरफ ट्रेवल कर पाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो है वेव कहां की तरफ, वेव विल ट्रैवल, क्योंकि आगे की तरफ फ्लो हो रहा है तो उसी तरफ जो है वेव मूव करेगी। वेव विल ट्रैवल ओनली इन डाउनस्ट्रीम साइड, नॉट इन अपस्ट्रीम। ये चीज आप समझे कि अपस्ट्रीम की तरफ क्यों नहीं ट्रेवल कर रही। अपस्ट्रीम की तरफ ट्रैवल करने के लिए सिलैरिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, किससे, इनिशियल फ्लो वेलोसिटी से। अगर सिलैरिटी की वैल्यू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी से ज्यादा होगी तभी अपस्ट्रीम की तरफ वो ट्रैवल कर सकता है। सेकेंड केस, केस 2, FR इज लेस देन 1, तो FR इज लेस देन 1 का मतलब है सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल में क्या होगा, V अपॉन C लेस देन 1 होगा, V इज लेस देन C होगा कि नहीं। अगर V इज लेस देन C है, सिलैरिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल फ्लो वेलोसिटी हो गई। जब सिलैरिटी इनिशियल फ्लो वेलोसिटी से अधिक है, अब बताओ ट्रैवल करेगी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, या अपस्ट्रीम की तरफ या डाउनस्ट्रीम की तरफ। अरे अपस्ट्रीम की तरफ तो करेगी, साथ में डाउनस्ट्रीम की तरफ भी करेगी, तो यानी दोनों तरफ। तो वेव विल ट्रैवल इन बोथ अपस्ट्रीम, वेव विल ट्रैवल नहीं बोल सकते, मूव इन बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड। क्लियर है। अब तीसरी कंडीशन, FR क्या हो सकता है, अब 1 हो सकता है। जब FR 1 होगा तो V अपॉन C इज इक्वल टू 1 होगा। अब अगर V अपॉन C तो V इज इक्वल टू C होगा। जब V C इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू C हो गया, अब बताओ वेव कहां मूव करेगी, वेव कहां मूव करेगी, बताओ V इज इक्वल टू C, वेव कहां मूव करेगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी तो कोई भी वेव का निर्माण नहीं होगा, नो वेव विल फॉर्म, नो वेव विल फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपने नदी में पत्थर मारा और नदी में पत्थर मारने पर उसकी जो उसकी जो फ्लो वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी सुपर क्रिटिकल हो गई। तो इस सुपर क्रिटिकल कंडीशन में क्या वेव अपस्ट्रीम की तरफ मूव कर पाएगी या वेव डाउनस्ट्रीम की तरफ मूव करेगी, सिर्फ और सिर्फ डाउनस्ट्रीम की तरफ। सेम पत्थर आपने मारा, अब फ्लो की जो है वेव की वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी जो है वो अब अगर क्या है, वो सब क्रिटिकल कंडीशन में है, तो सब क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा, बोथ साइड। और आपने पत्थर मारा और पत्थर जो है जाके अंदर चला गया, तो कोई भी क्या नहीं बना, वेव नहीं बना। और कोई भी वेव नहीं बनने का मतलब है कि वहां पर कंडीशन जो है वो कौन सी है,
क्रिटिकल की है, एफ आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, तो उस कंडीशन में कोई भी वेव नहीं फॉर्म होगी। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये कंडीशन है, और ये फॉर्मूला तो आपको भूलना भी नहीं है। अगर सर्ज से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 99.999% जो है ये C इज इक्वल टू अंडर रूट जी वाई होगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये बात बाकी अगर पूछा जाए तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे ये एई वालों के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ कौन सा आपका अनस्टेडी रैपिडली वेरिड फ्लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्ज और मूविंग वेग। लास्ट छोटा सा टॉपिक है स्पेशली वेरिड फ्लो, एसबीएफ, स्पेशली वेरिड फ्लो। Flow is known as spatially varied if flow depth changes by adding or removing of water from it, by adding or removing of water, by adding or removing of water। तो पहला इसमें क्या है, स्टेडी एसबीएफ, स्टेडी स्पेशली वेरिड फ्लो। एसबीएफ में हमने क्या पढ़ा था, एक स्टेडी पढ़ा था, स्टेडी एसबीएफ, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अनस्टेडी स्पेशली वेरिड फ्लो। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, साइड वियर दिया था, और इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, हाँ जी, सरफेस रन ऑफ। साइड वियर की अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी यहां पर क्यू डिस्चार्ज आपका रिमूव हो रहा है, यहां पर क्यू डिस्चार्ज आपका इसमें एंटर हो रहा है, और यहां पर इसकी लेंथ अगर मैं मानूं क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। तो क्या आप यहां पर जो है डिस्चार्ज में चेंज निकाल सकते हैं? तो डिस्चार्ज में चेंज क्या होगा, हाँ जी, Q माइनस, ये क्या होगा, Q माइनस क्यू डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस जितना वाटर यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां से रिमूव कर रहे हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई, ये अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ये क्यू डैश पर यूनिट लेंथ है, यहां पर इसकी लेंथ मानते हैं कितना, एल, तो ये क्यू डैश अपॉन एल होगा। और क्यू डैश अपॉन एल को क्या बोलेंगे, स्मॉल क्यू डैश बोलेंगे कि नहीं, हाँ जी बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि ये dx x डिस्टेंस में, तो ये q डैश इंटू एक्स करेंगे तो ये q माइनस क्यू एक्स के बराबर आ जाएगा कि नहीं, हाँ जी बताएं। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन dx जो है वो इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू डैश हो जाएगा, और ये क्यू डैश हो जाएगा क्या होता है, ये डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ रिमूव्ड और ऐड। हाँ जी समझ आया। ये क्या है कि ये इक्वेशन होती है एसबीएफ की, और एसबीएफ में किसकी, स्टेडी, क्योंकि यहां पर जो है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो dq अपॉन dx इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू डैश। प्लस करेंगे जब, प्लस कब करेंगे, जब इसमें पानी आ रहा होगा, प्लस करेंगे जब वाटर इज एडेड, और माइनस करेंगे जब वाटर इज रिमूव्ड। ये जो है क्या होगा, इसको बोलते हैं स्टेडी एसबीएफ की इक्वेशन, dq अपॉन dx इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू, और q जो है ये डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ये रिमूव हुआ है, ऐड हुआ है।
हाँ जी, अब इस चीज को ऐसे समझो, इधर हमने दिया था भाई 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इधर हमने दिया था भाई कितना, इधर हमने रिमूव किया इससे 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इधर क्या बचा आपके पास, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना बचा, 5 मीटर क्यूब। यानी जितना हमने यहां से रिमूव और ऐड किया वही तो बच जाएगा यहां पर, ठीक है, वही तो हम पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, क्यू डैश होगा। तो डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू डैश, ठीक है। ये इक्वेशन पूछी जाती है किसके लिए, स्टेडी जीवीएफ के लिए। अब अनस्टेडी जीएफ, अनस्टेडी जीवीएफ में क्या होगा भाई, कि ये देखिए कि सरफेस रन ऑफ, यहां पर देखिए कि ये आपका ग्राउंड है, और सरफेस रन ऑफ जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे जो है ये क्या होगा भाई, सरफेस रन ऑफ की वैल्यू ये टाइम के अनुसार, ये T1 टाइम में, ये T2 टाइम में, ये T3 टाइम में है, टाइम के अनुसार जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। डेप्थ ऑफ फ्लो उसमें ऐड हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है, ये किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है, और टाइम और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पर डिपेंड करेगा। अगर किसी स्ट्रीम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो किसी स्ट्रीम में अगर इसके लिए हम क्या अनस्टेडी एसबीएफ की इक्वेशन लिखें, तो ये आपके पास क्या आएगी, देखो ये तो आपका dq अपॉन dx तो आएगा ही, dq अपॉन dx आएगा ही, इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू डैश आएगा ही। बट यहां पर चेंज क्या होगा, क्योंकि यहां पर चेंज होगा डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो टाइम के साथ भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और चेंज जो है किसमें, टॉप विड्थ में, टॉप जो है टॉप विड्थ में चेंज होगा, चैनल के टॉप विड्थ में। तो यहां पर इसकी इक्वेशन लिखूं तो ये होती है डी क्यू अपॉन डी एक्स प्लस टी इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू डैश। ये जो है किसकी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अनस्टेडी एसबीएफ। टी क्या है, यहां पर टॉप विड्थ है, ये वाई क्या है, वाई डेप्थ में चेंज, डी टी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये जो है आपके पास, अब यहां पर क्या होगा, विद डी वाई अपॉन डी टी क्या है, इसके लिए क्या होगा, स्टीडी है तो डी वाई अपॉन डी टी क्या होना चाहिए, 0। तो इसलिए यहां पर 0 होता है, इसलिए हमने यहां पर ऐड नहीं किया। यहां पर ये टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डेप्थ चेंज हो रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, यहां पर कंसीडर किया है, ठीक है। क्योंकि स्टीडी और अनस्टीडी की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हमेशा क्या आता है, स्टीडी के लिए 0 आएगा। चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 क्यों आएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में पैरामीटर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर है। तो ये जो है आपकी किसकी, अनस्टेडी एसबीएफ की इक्वेशन बनती है, और इसी के साथ कंप्लीट हुआ आपका ओसीएफ। ठीक है जी। अब बताओ क्वेश्चंस कौन कौन से करवाने हैं आपको। हाँ जी, कौन सा, अच्छा सर्ज वाला, क्या रिवाइज करना है। सर्ज क्या होता है भाई, मूविंग वेव होती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की तरफ, सडन ओपनिंग और सडन क्लोजिंग। तो सडन ओपनिंग अगर हम करते हैं तो यही मैं दिखा लेता हूं इसी में जो मैंने किया है। देखो डायग्राम समझना है, क्या किया आपने, वाटर था, सडन ओपनिंग की, जैसे ही सडन ओपनिंग करेंगे इस ओपनिंग की वजह से एक वेव इधर को मूव करेगी और एक वेव जो है इधर को। जैसे ही आप ओपनिंग करेंगे तो इधर डेप्थ ऑफ वाटर क्या होगी, सडनली इंक्रीज करेगी। तो यहां पर इंक्रीज कर रही है और यहां पर क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वेव इधर को फॉर्म होगा तो यहां पर डेप्थ क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी। तो इसको हमने क्या बोला, जहां पर डेप्थ डिक्रीज करती है उसको नेगेटिव सर्ज, जहां पर डेप्थ इंक्रीज करती है उसको पॉजिटिव सर्ज। यहां पर आ जाओ, ये क्या है आपका सडन क्लोज किया। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो इधर वाटर जो है आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इधर जो है सडनली डेप्थ जो है राइज होगी, और वो डेप्थ राइज होने पर वेव जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इधर डेप्थ इंक्रीज कर रही है इसलिए इसको क्या बोला, पॉजिटिव सर्ज। इधर डेप्थ डिक्रीज कर रही है इसको इसलिए क्या बोला, नेगेटिव सर्ज। ये सर्ज जो है इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल फ्लो वेलोसिटी, उसको बोलते हैं क्या, सिलैरिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी उसको बोला जाता है सिलैरिटी। और किसी रेक्टेंगुलर चैनल में वो क्या होता है, अंडर रूट जी वाई के होता है। ठीक है, और अंडर रूट जी वाई के है
अब मैंने क्या बोला कि आपको बताना है कि सर्ज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में मूव करेगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके सिलैरिटी पर और इसके इनिशियल फ्लो वेलोसिटी पर, और सिलैरिटी एंड इनिशियल फ्लो वेलोसिटी के रेशियो को हम फ्राउड नंबर बोलते हैं। सिलैरिटी, इनिशियल फ्लो वेलोसिटी एंड सिलैरिटी के रेशियो को हमने क्या बोला, फ्राउड नंबर। इसी फ्राउड नंबर पर वो डिपेंड करता है। अगर फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कंडीशन सुपर क्रिटिकल, तो जब सुपर क्रिटिकल की हुई तो यहां पर इनिशियल फ्लो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी सिलैरिटी से। जब इनिशियल फ्लो वेलोसिटी ज्यादा है तो ऊपर की तरफ अब ट्रेवल नहीं कर पाएगी, वो डाउनस्ट्रीम की तरफ ही ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि सब क्रिटिकल है तो फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम। जब 1 से कम होगी तो यहां पर देखिए सिलैरिटी जो है वो अधिक है किससे, इनिशियल फ्लो वेलोसिटी से। जब सिलैरिटी अधिक है इनिशियल फ्लो वेलोसिटी तो वेव दोनों तरफ मूव करेगी। अब यहां पर सिलैरिटी जो है किसके साथ, इनिशियल फ्लो वेलोसिटी के साथ हो गई, तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव अगर आप निकालते हैं तो 0 निकल कर आएगी। जब वेलोसिटी ऑफ वेव यहां पर लिख भी ले यहां पर, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, 0 होगा। जब वेलोसिटी ऑफ वेव ही 0 हो गया तो क्या जो है यहां पर वेव का फॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहां पर किसी भी डायरेक्शन में वेव नहीं ट्रेवल करेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो गया, इसमें 0 हो गया। ठीक है जी, इसके अलावा बताएं, हो गया। अब क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही क्या, चलिए अब बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है, ओसीएफ में बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है।